हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। आप सभी का पुनः स्वागत है स्टडी IQ IAS के हिंदी यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मेरा नाम है अभिषेक कुमार। यहां पर आज हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जो कि पूरे विश्व की जलवायु को प्रभावित करने का कार्य करता है। अर्थात यदि किसी स्थान पर ठंड है, शीत ऋतु का प्रभाव है, तो वहां पर यह वर्षा करा देगा। कहीं पर यदि ग्रीष्म ऋतु का प्रभाव है तो वहां पर यह वर्षा करा देगा। यहां पर हो सकता है कि यदि शीत ऋतु है तो शीत ऋतु ज्यादा उमस भरी हो जाए, वहां पर आर्द्रता की मात्रा ज्यादा हो जाए। यदि मान लीजिए ग्रीष्म ऋतु है तो उसमें भी कुछ ऐसा ही फिनोमेना आपको देखने के लिए मिलेगा। अब यह किस प्रकार से होता है और यह निर्मित किस प्रकार से होता है, इसका नाम है साइक्लोन, या फिर कई स्थानों पर इसे अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे कि लाइक टॉर्नेडो आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे, और साथ में हेलिकेन, विली विली, टाइफून, है ना, गाजी, ये अलग अलग स्थानों के नाम है। क्लियर। अब ये बनते कैसे हैं और ये किस प्रकार किसी संबंधित क्षेत्र की जलवायु को प्रभावित करते हैं, इन सभी बारे में, इन सभी बातों पर एक एक करके डिस्कशन होगा। सबसे पहले तो हम ये बात जान लेते हैं कि भाई एक्चुअल में साइक्लोन होते क्या है और क्या पृथ्वी पर सभी स्थानों पर बनने वाले साइक्लोन क्या एक से होते हैं, या फिर शीत ऋतु और ग्रीष्म ऋतु, महाद्वीप और महासागर में जो चक्रवात निर्मित होते हैं, जो साइक्लोन बनते हैं, क्या इनका नेचर, क्या इनकी प्रकृति, क्या इनके द्वारा मचाई हुई तबाही क्या एक प्रकार की होती है? तो आंसर इज नो। यहां पर अब आप याद रखें कि मेरी बात ध्यान से सुनिएगा और मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक अवश्य देखिएगा। यदि आप एक सीरियस यूपीएससी एस्पिरेंट हैं तो, है ना, नहीं है तो कोई बात नहीं है, परंतु यदि आप एक सीरियस यूपीएससी एस्पिरेंट है तो इसको शुरू से लेकर अंत तक अवश्य देखें। कारण यह है कि जब भी आप यूपीएससी का पेपर उठाएंगे तो उससे चक्रवातों से संबंधित क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलते ही हैं। इवन पूरी की पूरी फिजिकल ज्योग्राफी हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है, परंतु इस फिजिकल ज्योग्राफी का एक पार्ट क्लाइमेटोलॉजी हमारे लिए बेहद ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। कारण यह है कि हर बार इससे क्वेश्चन आते ही हैं। क्लियर। तो आप मेरी बात ध्यान से सुनिएगा कि हमारा टॉपिक है चक्रवात, और यदि चक्रवातों की बात करें तो एक फेमस क्लाइमेटोलॉजिस्ट का एक स्टेटमेंट होता है कि दे आर द मॉडिफायर ऑफ क्लाइमेट, यानी कि ये संबंधित क्षेत्र की जलवायु दशाओं को परिवर्तित ही नहीं करते, अपितु यह तेजी से संबंधित क्षेत्र की जलवायु दशाओं को परिवर्तित करने का कार्य करते हैं। अब हमारी पृथ्वी पर यदि आप देखेंगे तो हमारी पृथ्वी पर उत्तरी गोलार्ध में महाद्वीपों की संख्या ज्यादा है और दक्षिणी गोलार्ध में आपको महासागरों की संख्या ज्यादा देखने के लिए मिलेगी। दैट मींस यदि मैं यहां पर एक वर्ल्ड मैप ड्रॉ करता हूं तो वर्ल्ड मैप के अकॉर्डिंगली देखिएगा, यह है हमारा साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट। अब इस वर्ल्ड मैप की हमको समय समय पर आवश्यकता होगी, दैट इज वाई इसको मैं पहले ही ड्रॉ कर लेता हूं। यह साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट। जब आप नीचे की ओर देखेंगे तो यहां पर आपको दिखाई देगा टेरा डेल फ्यूगो वाला एरिया, यहां पर आता है फॉकलैंड आइलैंड। ऊपर की ओर बढ़ते हैं तो इस एरिया में आपको बेसिकली दिखाई देता है फ्लोरिडा, मैक्सिको की खाड़ी, यहां पर दैट इज गल्फ बे ऑफ हडसन या फिर हडसन की खाड़ी। यहां पर आपको दिखाई देगा कैनेडियन शील्ड वाला क्षेत्र। इज दैट क्लियर? यह है कैनेडियन शील्ड, फिर क्वीन एलिजाबेथ ग्रुप ऑफ आइलैंड, और फिर यहां से आपको देखने के लिए मिलता है अलास्का श्रेणी। यह है कैलिफोर्निया वाला एरिया। जब आप आगे की ओर बढ़ते हैं तो दैट इज मिडिल अमेरिका या फिर मध्य अमेरिका इसे कॉल किया जाता है। जब आप आगे की ओर आएंगे तो यहां पर जस्ट अ सेकेंड, यहां पर आपको देखने के लिए मिलता है दैट इज अफ्रीका महाद्वीप। अफ्रीका महाद्वीप से जब आप आगे की ओर बढ़ेंगे तो यहां पर आपको हॉर्न ऑफ अफ्रीका वाला क्षेत्र, यह है हॉर्न ऑफ अफ्रीका, रेड सी, और साथ में यहां पर पर्सियन गल्फ। जब आप आगे की ओर जाएंगे तो यहां पर द ग्रेट इंडिया, और फिर यहां से प्रारंभ होता है हमारा साउथ ईस्ट एशिया। क्लियर। यहां पर आपको साउथ चाइना सी से ऊपर यहां पर कोरियन कंट्रीज, और दैट इज कामचटका पेनिनसुला। अब जरा देखिएगा इस एरिया में दैट इज इटली से आगे दैट इज ग्रीस, और फिर इससे आगे जाने पर यह पोर्चुगल स्पेन वाला क्षेत्र, यहां पर फ्रांस, जस्ट अ सेकेंड, और आगे की ओर बढ़ने पर दैट इज डेनमार्क, और फिर यहां पर आपको नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, देन यहां व्हाइट सी, और फिर यहां पर साइबेरिया वाला पार्ट, और यहां पर फिर से कामचटका पेनिनसुला। अब देखिएगा इसके अलावा कौन से भाग शेष रह गए हैं। तो यहां पर जब आप देखेंगे तो एक्चुअल में इस एरिया में जो कॉन्टिनेंट है इसे कहा जाता है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के ही यहां पर यानी सबसे दक्षिणी भाग में यहां आपको मौजूद दिखाई देता है दैट इज अंटार्कटिका वाला रीजन, है ना, जिसको हम व्हाइट कॉन्टिनेंट के नाम से भी जानते हैं। अब जरा बात समझने का प्रयास करें। अब हाँ, छोटे मोटे कई और आइलैंड हैं, परंतु एक मोटे मोटे आधार पर चक्रवात को समझने के लिए हमारे पास इतना डेटा सफिशिएंट रहेगा।
अब आप इसको समझने की कोशिश करिएगा कि इस मैप की हमें बार बार जरूरत पड़ेगी, है ना। तो ये मैप आपसे एसेंशियल रूप से बनाते आना चाहिए। इवन यदि आप ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं और यदि आपका ज्योग्राफी ऑप्शनल है तो बिल्कुल आना चाहिए, परंतु यदि आप जीएस के फॉर्म में भी इसको पढ़ रहे हैं तो भी आपको यह मैप बहुत अच्छे से और बहुत ही कम समय में ड्रॉ करते हुए आना चाहिए। चाहे वो इंडिया का हो चाहे वो वर्ल्ड मैप हो, आपको दोनों ही मैप अपने माइंड में बहुत अच्छे से सेटल डाउन कर लेने हैं। इज दैट क्लियर? अब यदि इसकी हम बात करें तो इसके बारे में मैंने बोला दे आर दी मॉडिफायर ऑफ क्लाइमेट, और साथ में क्या हर चक्रवात एक से होते हैं? नहीं, यहां पर इन चक्रवातों को हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। याद रखें कि एक होता है उष्णकटिबंधीय चक्रवात, जिसको हम उष्णकटिबंधीय चक्रवात का नाम देते हैं। ये ट्रॉपिकल एरिया में देखने के लिए मिलेगा, है ना। ट्रॉपिकल एरिया मतलब कि यहां पर हम ट्रॉपिकल एरिया का मतलब मानते हैं कि भाई कर्क और मकर रेखा के मध्य का क्षेत्र। परंतु जब आप उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की बात करते हैं तो याद रखें जब इनके एरिया की बात आएगी, अर्थात इनका क्षेत्रफल कितना है, तो यह 10 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ, यानी कि अब मैं अलग अलग नहीं लिखूंगा, यहां पर एक सा मैं लिख रहा हूं 10 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ से लेकर ये 30 to 35 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ तक के एरिया में विद्यमान दिखाई देते हैं। क्लियर? अब यदि हम उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की बात करते हैं तो दे आर दी नेचुरल डिजास्टर, यानी कि एक प्रकार की यह प्राकृतिक आपदा है। यह आपदाएं भी दो प्रकार की होती हैं, एक मानव जनित होती है और एक प्राकृतिक होती है। तो ये जो साइक्लोन है, यानी कि ये जो ट्रॉपिकल साइक्लोन है, एक्चुअल में यह एक प्राकृतिक आपदा होते हैं। और इनको प्राकृतिक आपदा क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह हर वर्ष बंगाल की खाड़ी सागर में आते हैं, और बंगाल की खाड़ी सागर में जब भी आप सुनेंगे कि चक्रवात आया है तो आप कुछ नेचुरल डिजास्टर्स का नाम अवश्य सुनते हैं, जैसे कि संबंधित क्षेत्र में बाढ़ आ गई है, संबंधित क्षेत्र की जो ह्यूमन सेटलमेंट है या फिर संबंधित क्षेत्र का जो मानव अधिवास है वो बहुत अधिक मात्रा में प्रभावित हुआ है। तो याद रखिएगा कि यदि आपदा है तो आपको इसका आपदा प्रबंधन भी पढ़ना होता है, और आपदा प्रबंधन कुछ ऐसा ज्यादा भयानक नहीं होता, यानी कि ज्यादा ये साइंटिफिक नहीं होता। बस आप इसको इतना समझें कि भाई जब भी आपको लगेगा कि उष्णकटिबंधीय चक्रवात आने वाला है तो आप एक प्रकार का वार्निंग अलार्म सिस्टम ट्रिगर करते हैं, जिसके द्वारा आप संबंधित क्षेत्र जहां से भी ये टकराने वाला है उसको खाली कराएंगे। वहां पर यदि आप मैंग्रोव प्रबंधन कर रहे हैं तो उसको और अधिक स्ट्रांग करेंगे। यदि आपको मालूम चल गया है कि केरला वाले एरिया में प्रतिवर्ष उष्णकटिबंधीय चक्रवात आते हैं, ट्रॉपिकल साइक्लोन आते ही हैं, तो आप उसके लिए प्रबंधन करना स्टार्ट करेंगे। यानी कि डिपेंड करता है कि भाई आप जिस भी एरिया में रह रहे हैं वहां पर यदि साइक्लोनिक एक्टिविटी हो रही है, चक्रवातीय घटना बार बार घटे तो हो रही है, तो वहां पर आप वार्निंग अलार्म सिस्टम के तहत जो भी हो सकता है, ह्यूमन सेटलमेंट को बचाने के लिए, जन धन को बचाने के लिए जो भी प्रयास हो सकते हैं सरकार द्वारा और स्थानीय आधार पर, आप उन सभी गतिविधियों को संपन्न वहां पर करेंगे। सेकंड बात कि जब भी आप सुनेंगे कि उष्णकटिबंधीय चक्रवात आया है तो याद रखिएगा आपदाएं अचानक आती हैं और अचानक से ये गायब हो जाती हैं। अर्थात यदि इनके व्यास की हम बात करते हैं कि इनका डायमीटर कितना होगा, तो याद रखिएगा इनका व्यास होता है लगभग 100 किलोमीटर से लेकर 300 किलोमीटर तक, इससे ज्यादा ये नहीं। यानी कि ये बड़े तो हैं परंतु उतने ज्यादा बड़े नहीं हैं जितना एक्चुअल में शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात देखने के लिए मिलते हैं, है ना। अब यदि दूसरे टर्म पर आते हैं हम, तो सेकंड मैंने बोला ये है हमारे शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात। तो शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात का अकेला डायामीटर आप देखकर अंदाजा लगा सकते हैं भाई कि यहां पर इसका क्षेत्रफल या फिर इसका एरिया कितना होगा। जहां इसका 100 से 300 था तो 300 से तो इसका स्टार्ट होता है, यानी कि इसका जो डायमीटर रहेगा यह लगभग आपको 300 किलोमीटर से लेकर यह देखने के लिए मिलता है 3000 किलोमीटर तक। मतलब कि इसको आप एक बार में यह बोल सकते हैं कि यह बहुत बड़े एरिया को प्रभावित करता है। और इसी शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात को आप भारत के कंटेक्स्ट में नाम देते हैं पश्चिमी विक्षोभ का या फिर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का। और डिस्टर्बेंस इसको क्यों कॉल किया जाता है? क्योंकि एक्चुअल में जब यह शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात भूमध्य सागर में आता है उस समय भारत में शीत ऋतु चल रही होती है और जेट स्ट्रीम इसी चक्रवातीय हवाओं को भारत में लाती हैं, जिसके कारण भारत में शीतकाल में वर्षा हो जाती है और साथ में शीतकाल में यहां हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर और लद्दाख वाले एरिया में आपको हिमपात देखने के लिए मिलेगा। दैट इज वाई कि भारत में चल रही थी शीत ऋतु, हो गई है बारिश और इसीलिए और ये पवने आई हैं एक्चुअल में वेस्टर्न डायरेक्शन से। दैट इज वाई इसे कॉल किया जाता है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस या फिर पश्चिमी विक्षोभ, हमेशा याद रखिएगा। अब यदि इनके एरिया की बात करें तो एरिया के अकॉर्डिंगली आपको याद रखना है कि भाई 35 से ये स्टार्ट होंगे, 30 to 35 से ये स्टार्ट होंगे और जाएंगे कहां तक?
यह एक्चुअल में आपको देखने के लिए मिलेंगे 65 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ, यानी कि जो भी मैं डेटा यहां पर बोल रहा हूं ये दोनों ही गोलार्धों के लिए अति आवश्यक होगा। 65 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ लैटिट्यूड अर्थात अक्षांशीय विस्तार तक इनका विस्तार आपको देखने के लिए मिलेगा। क्लियर। और ये एक प्रकार की आपदा नहीं होते हैं, ये एक प्रकार का वेदर फिनोमेना होते हैं, अर्थात यह मौसमी स्थिति होती है। क्लियर। अब यदि हम देखें तो एक्चुअल में यह शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात जिस भी एरिया में आते हैं वहां से बहुत दूर तक की एरिया को या फिर बहुत दूर तक की भौगोलिक और जलवायुवीय दशाओं को प्रभावित करते हैं। जैसे कि भूमध्य सागर में उठता है और भारत तक इसका प्रभाव आता है, दोनों में डिफरेंस बहुत है। दैट इज वाई आपको याद रखना है कि यह एक प्रकार की मौसमी दशाएं हैं। ये क्या है? एक प्रकार की मौसमी दशाएं हैं। तो यदि मान लीजिए, मैं आगे और भी इनके बारे में डेटा बताऊंगा, तो यदि मान लीजिए आपसे अंतर के बारे में पूछा जाए तो आप ये सभी अंतर आपस में जोड़कर कनेक्ट कर आप इनको लिख सकते हैं। और मैं बार बार यह बात बोल रहा हूं कि यदि आप ज्योग्राफी ऑप्शन लेने वाले हैं और यदि आपका सपना ज्योग्राफी में अच्छे नंबर लाना है, देखिएगा यदि आप प्री का पेपर देखे होंगे, यदि आपने मेंस एक दो बार दे दिया होगा या फिर आप देने वाले होंगे, तो वहां पर आप ज्योग्राफी की इंपॉर्टेंस समझ रहे होंगे। यानी कि ज्योग्राफी, एनवायरनमेंट, इकोलॉजी, डिजास्टर मैनेजमेंट, ये 3-4 सब्जेक्ट मिलकर एक बड़ा पोर्शन कवर करते हैं। तो जब भी आप इनको अच्छे से तैयार कर लेते हैं ना, तो आपका एक पिलर बहुत ज्यादा सॉलिड हो जाता है। दैट इज वाई आपको हमेशा याद रखना है कि ये सब्जेक्ट आपको हल्के में नहीं लेना है, यानी कि लाइटली नहीं लेना है इनको, बिल्कुल भी नहीं। वैसे तो कोई सब्जेक्ट लाइटली नहीं लेना है, परंतु यहां पर ज्योग्राफी से रिलेटेड अन्य भी सब्जेक्ट है। और ज्योग्राफी एक ऐसा सब्जेक्ट है कि यदि ये स्ट्रांग हो गया तो आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। यानी कि आपको समझ में आने लगता है कि भाई एक्चुअल में ज्योग्राफी के साथ हर सब्जेक्ट का इंटर रिलेशन आपको देखने के लिए मिल जाता है, चाहे वो हिस्ट्री हो, चाहे वो इकोनॉमी हो, चाहे वो कोई सा भी सब्जेक्ट हो। क्लियर। इवन यदि हम पॉलिटिकल साइंस या फिर आपका जो पब एड है उसकी भी हम बात करते हैं, तो यह भी ज्योग्राफी के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है कि किसी भी एरिया का जो पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू है ये किस प्रकार का होगा, आप वहां के ज्योग्राफिकल एरिया के हिसाब से पता लगा सकते हैं। क्लियर। किस बारे में? तो उसके बारे में मैं एक शॉर्ट वीडियो बनाऊंगा कभी। अभी हम डिस्कस करते हैं चक्रवात को। तो यदि हम चक्रवात के बारे में डिस्कस करें तो सबसे पहले तो हम ये जानना शुरू करते हैं भाई कि एक्चुअल में यदि ये वर्ल्ड मैप है तो वर्ल्ड मैप के अकॉर्डिंगली आप पाएंगे कि यहां मध्य से एक रेखा गुजर रही है, जिसे हम नाम क्या देते हैं, जस्ट अ सेकेंड, ना, यहां मध्य से एक रेखा गुजर रही है जिसे कॉल किया जाता है दैट इज भूमध्य रेखा। अब ये भारत के इतने नजदीक नहीं है, ये एक मैप है तो आप समझ सकते हैं। क्लियर। अब जैसे ही आप ऊपर की ओर जाएंगे तो यहां पर आपको मिलेगा 10 डिग्री नदन लैटिट्यूड लाइन। क्लियर। और यहां से शुरू करते हुए ये 35 डिग्री, जस्ट अ सेकेंड, ये 35 डिग्री नदन लैटिट्यूड लाइंस तक आपको देखने के लिए मिलेगा कौन सा चक्रवात, दैट इज उष्ण कटिबंधीय चक्रवात वाला एरिया। सेम एज कि यहां पर 10 डिग्री से प्रारंभ करते हुए अब आपको आना है नीचे तक, अब आपको आना है नीचे एरिया तक, जस्ट अ सेकेंड। तो यहां पर फिर से 30-35 तक के एरिया में आपको देखने के लिए मिलेगा शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात का प्रभाव। यानी कि यह वह क्षेत्र है जहां पर उष्णकटिबंधीय चक्रवात आते हैं। अब इसके ऊपर फिर 35 से प्रारंभ होते हुए अब 65 तक के एरिया में आपको किसका प्रभाव देखने के लिए मिलेगा, तो यहां पर आपको एक्चुअल में प्रभाव देखने के लिए मिलता है उष्णकटिबंधीय चक्रवात का, है ना। ये वाला जो एरिया हुआ यह है यह है उष्णकटिबंधीय चक्रवात का और यह है शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात का एरिया। अब आगे की ओर आते हैं तो सेम एज आपको दक्षिणी गोलार्ध में भी देखने के लिए मिलेगा। अब एक बात जरा नोटिस करिए कि आपने पहले ये पढ़ा होगा, मैंने महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत में यह बताया था, यदि आप पृथ्वी को उत्तर और दक्षिणी गोलार्ध में बांट देते हैं तो उत्तर और दक्षिणी गोलार्ध में बांटने पर आपको ज्ञात होता है कि एक्चुअल में उत्तरी गोलार्ध में महाद्वीपों की संख्या ज्यादा है। यह है भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा से जैसे ही आप ऊपर की ओर जाते हैं तो आपको मालूम चलेगा कि यहां महाद्वीपों की संख्या ज्यादा है। और जब आप नीचे की ओर आते हैं तो यहां पर आप पाएंगे कि महासागरों की संख्या यहां आपको ज्यादा देखने के लिए मिलेगी। यानी कि विस्तार की बात कर रहा हूं मैं। और यदि विस्तार के अकॉर्डिंगली देखने का हम प्रयास करते हैं बच्चे, तो याद रखें कि यहां पर ये जो शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात है यह महाद्वीपों में भी आते हैं और महासागरों में भी आते हैं। और जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात हैं इनके बारे में याद रखिएगा कि ये केवल और केवल कहां पर आएंगे, तो केवल और केवल ये महासागरों में दिखाई देते हैं। अब महासागरों में दिखाई देते हैं तो ये समाप्त कैसे होते हैं, तो जब भी आप सुने कि एक उष्णकटिबंधीय चक्रवात किसी क्षेत्र से आकर टकराया, इसका अर्थ यह है कि वह टकरा कर क्या हो जाएगा, समाप्त। अब वो आगे की ओर नहीं बढ़ेगा।
अब यह टकराकर समाप्त होगा। क्लियर? जब भी कोई उष्णकटिबंधीय चक्रवात स्थल खंड से टकराता है तो अगली कंडीशन है कि यह चक्रवात अब समाप्त हो जाएगा। अब जस्ट अ सेकंड में इस मैप को पूरा कर देता हूं ताकि यह बेटर तरीके से अंडरस्टैंड हो सके। तो यह वर्ल्ड में वह एरिया जहां पर ये दोनों प्रकार के चक्रवात आपको मौजूद दिखाई देते हैं। अब बिना देरी किए अब हम आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, अर्थात जो है पहला कि शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात एक्चुअल में कहां कहां पर आपको मौजूद दिखाई देंगे। उससे पूर्व आप एक बात जान लीजिए कि भाई एक्चुअल में कहीं पर भी आप यह नहीं पाएंगे कि 10 डिग्री उत्तर से लेकर 10 डिग्री दक्षिण के मध्य में आपको चक्रवातों का प्रभाव देखने के लिए मिले, यानी कि अक्षांशीय विस्तार के अकॉर्डिंगली हम बात करते हैं तो 10 डिग्री नॉर्थ से लेकर 10 डिग्री साउथ अक्षांश तक आपको चक्रवात देखने के लिए नहीं मिलते हैं। इसका मेन रीजन क्या है? तो इसका रीजन मैं लास्ट में बताऊंगा। और यदि मान लीजिए आपको पता है, क्योंकि यहां पर मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस में इन सभी चीजों को कवर अप कर दिया है। याद रखें कि यहां पर जो मैंने इंडियन ज्योग्राफी कराई है वो फुल ऑफ, यानी कि आपके लिए बिल्कुल फ्री है। आप चाहें तो उसे अच्छे से कवर कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, और वहां पर मैं गारंटी देता हूं कि वहां पूरा डेटा आपको प्रोवाइड किया गया है मेरे द्वारा, है ना। बस जरूरी यह है कि आप ये जो प्लेलिस्ट है उसको अच्छे से वॉच कर लें, और यदि नहीं कर पा रहे हैं तो भाई इसमें अब आप सोचिएगा कि आप अपनी पढ़ाई के लिए टाइम नहीं निकाल पा रहे हैं, है ना। ये बहुत बड़ी बात होती है। तो इवन यदि फ्री ऑफ कॉस्ट कोई चीज मिल रही है, फ्री में मिलना किसे पसंद नहीं होता, आप उसको एक बार वॉच जरूर करें। क्लियर? ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। मेरे व्यूज बढ़े ना बढ़े, आपको लाइक करना हो ना करना हो, कमेंट करना हो ना करना हो, पर हाँ आप एक बार उसको वॉच जरूर करें। ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। यदि आपकी पहले से इंडियन ज्योग्राफी हो गई है तो भी मैं गारंटी देता हूं कि यहां पर कुछ एसेंशियल डेटा और कुछ एक्स्ट्रा डेटा आपको मिलेगा ही मिलेगा। अब यदि यहां पर आप ये मेरे नोट्स बना रहे हैं साथ में तो बहुत अच्छी बात है, पर सपोज यदि आप नोट्स नहीं बना पा रहे हैं, क्योंकि सभी स्टूडेंट्स के लिए पॉसिबल नहीं हो पाता है, तो आप इन पूरे नोट्स को मेरे टेलीग्राम हैंडल ज्योग्राफी बाय अभिषेक कुमार से यह डाउनलोड कर सकते हैं। ज्योग्राफी बाय अभिषेक कुमार, क्लियर? यहां से आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं, यानी कि एज इट इज। फिर जब आप फ्री बैठें तो आप इस मैप की प्रैक्टिस करें। वैसे तो मैं यह मानकर चल रहा हूं कि आपको यह मैप अच्छे से बनाते हुए आता होगा, परंतु कुछ न्यू स्टूडेंट्स भी होते हैं जिनके लिए मुझे यह बात बताना आवश्यक होता है। अब देखिएगा कि यदि हम शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात की बात कर रहे हैं तो जिस भी एरिया में एक्चुअल में शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात आपको देखने के लिए मिलते हैं ना, आप याद रखें कि शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात के लिए कुछ एसेंशियल कंडीशंस होती हैं, यानी कि निम्न वायुदाब क्षेत्र का होना अति आवश्यक कंडीशन है। परंतु इसके अलावा भी याद रखिएगा कि शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात में एक चीज है जिसका नाम है वाताग्र, है ना। ये वाताग्र निर्माण होना अति आवश्यक हो जाता है। कि भाई वाताग्र क्या है? तो जहां पर दो भिन्न प्रकार की, दो भिन्न नेचर की वायु राशियां आकर मिलें। क्लियर? तो यदि आप शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात की बात कर रहे हैं तो इसके लिए क्या क्या होना चाहिए? सबसे पहले तो इसमें वाताग्र जनन होना चाहिए। वाताग्र के द्वारा इनका निर्माण होता है, और यदि वाताग्र के द्वारा इनका निर्माण हो रहा है तो वाताग्र किस प्रकार बनेंगे? याद रखें कि सबसे पहले तो दो वायु राशियों का, वाताग्र निर्माण के लिए दो वायु राशियों का होना अति आवश्यक कंडीशन है। अब ये जो दो वायु राशियां हैं, याद रखें कि इनका जो नेचर रहेगा, इनकी जो प्रकृति रहेगी, यह नेचर इनका भिन्न होना चाहिए। इनकी प्रकृति एक दूसरे के भिन्न होना चाहिए, अर्थात यदि एक ठंडी है तो दूसरी गर्म होना चाहिए, एक गर्म है तो दूसरी ठंडी होना चाहिए। क्लियर? तो ही वाताग्र बनेंगे। जैसे कि इसको कहा जाता है फ्रंट, है ना। फ्रंट का मतलब क्या होता है कि वॉर फ्रंट का नाम सुना है ना आपने। दो विपक्षी सेनाएं जब आकर खड़ी होती है एक दूसरे के सामने तो इसे एक्चुअल में कॉल किया जाता है वॉर फ्रंट। क्लियर? तो ऐसा ही है कि भाई जहां पर दो भिन्न प्रकार की वायु राशियां आकर मिले तो उसको क्या कहा जाएगा? उसे कहा जाएगा वाताग्र। अब यहां पर यदि दो भिन्न प्रकार की वायु राशियां आ गई हैं तो भाई ये जिस स्थान पर आकर मिलेंगी उसे कॉल किया जाएगा अभिसरण क्षेत्र। अब अभिसरण और अपसरण क्या होता है? अभिसरण का सामान्य अर्थ होता है आकर नजदीक आना, और अपसरण का सामान्य अर्थ होता है एक दूसरे के दूर जाना। क्लियर? तो अभिसरण और अपसरण ये दो प्रकार की एक्टिविटी होती हैं जिनमें वाताग्र जनन के लिए इन दोनों ही वायु राशियों में अभिसरण होना इट्स एसेंशियल रिक्वायरमेंट। तो ही क्या हो जाएगा यहां पर? तो ही यहां पर वाताग्र जनन होगा, अन्यथा यहां पर वाताग्र जनन नहीं होगा। और जब यह वाताग्र नष्ट होगा तो यहां पर आप याद रखिएगा इसको कहा जाता है वाताग्र क्षय की कंडीशन। और जब वाताग्र क्षय हो जाएगा तो यहां पर एक शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात बनकर
निर्मित हो जाएगा। वाताग्र जनन के द्वारा इसका निर्माण होगा, वाताग्र क्षय के द्वारा इसका पूर्ण विकास हो जाएगा। अब ये नष्ट धीरे धीरे होगा। क्लियर? अब देखिएगा कि एक्चुअल में यदि इस कंडीशन को हम फॉलो करते हैं तो किस प्रकार से एक शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात का जन्म होता है। देखिए, अब पहला डायग्राम यहां बनेगा, दूसरा यहां बनेगा और तीसरा यहां बनेगा। तीनों की कंडीशंस आपको पृथक पृथक देखने के लिए मिलेंगी। इज दैट क्लियर? और यदि इन तीनों ही कंडीशंस के बारे में बात करूं तो देखिएगा, सबसे पहले तो जिस भी एरिया में यह शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात बन रहा है वहां पर दो प्रकार के वाताग्र मौजूद होंगे, एक होगा उष्ण वाताग्र और एक होगा शीत वाताग्र। इसका मतलब यह है, अच्छा एक सेकंड, मैं इसको दूसरे ही पेज में बनाता हूं, कारण यह है कि यहां पर और भी कई डेटा मुझे लिखना होगा, है ना। तो यहां पर मैं इसके बारे में लिख देता हूं, पूरी जानकारी एक साथ दे देता हूं कि भाई जब भी आप शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात की बात करेंगे तो इसमें दूसरा टर्म यह है कि भाई जहां पर भी ये निर्मित होंगे तो जरूरी नहीं है कि ये केवल और केवल महाद्वीपों पर निर्मित हो, तो यह महाद्वीप व महासागर दोनों में ही निर्मित हो सकते हैं। ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है कि एक ही उच्चावच पर ये निर्मित होंगे। क्लियर? दूसरी बात कि जिस भी स्थान पर ये निर्मित हो रहे हैं वहां से ये आगे बढ़ेंगे और इनका जो डायरेक्शन है, इनकी जो दिशा है, यह डायरेक्शन या फिर दिशा किस प्रकार की होगी तो याद रखें यह चलेगा वेस्ट टू ईस्ट, अर्थात यह चलेगा पश्चिम से पूर्व की ओर। क्लियर? और जब पश्चिम से पूर्व की ओर इनका डायरेक्शन होगा तो इसीलिए भारत में इनको क्या कॉल किया जाता है, पश्चिमी विक्षोभ के नाम से इनको जाना जाता है। इंडिया की बात कर रहा हूं मैं। क्लियर? अब ध्यान से सुनिएगा कि अब इसमें एक और बात है कि ये फ्रिक्वेंट होंगे, अर्थात यह हर वर्ष आते हैं और हर वर्ष जो भारत में आते हैं, इसीलिए हम इनको क्या नाम देते हैं, पश्चिमी विक्षोभ का नाम देते हैं। बल्कि यहां पर इनकी फ्रीक्वेंसी यानी कि उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की फ्रीक्वेंसी उतनी ज्यादा नहीं होती। और याद रखिएगा कि यह शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात एक प्रकार का अपर एयर मास मूवमेंट है। और क्या होता है यह अपर एयर मास मूवमेंट? तो जिस प्रकार से यह जो जेट स्ट्रीम होती है, यह जेट स्ट्रीम इन पछुआ पवनों को इन पछुआ पवनों को भारत में लेकर आती है अपने ऊपर बिठाकर, तो एक्चुअल में यह भारत के उत्तरी भाग से प्रवेश करते हैं। यह एक प्रकार का अपर एयर मास मूवमेंट कहलाता है। और यदि अपर एयर मास मूवमेंट की बात करें तो इसको समझने के लिए आपको समझना होगा त्रिकोष्ठीय वायुमंडलीय परिसंचरण का डायग्राम या फिर ट्राइसेल्युलर मेरिडोरियन डायग्राम ऑफ एयर मास मूवमेंट, जिसके बारे में मैं एक डेडिकेटेड वीडियो लाऊंगा आगे, परंतु यहां पर भी मैं उसके बारे में डिस्कस करूंगा, तो टेंशन लेने की आवश्यकता है नहीं। अब देखिएगा, सबसे पहले तो हम कराते हैं इस शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात का निर्माण, अर्थात इसका निर्माण होगा कैसे। देखिएगा, अब यहां पर मैंने बोला था कि सबसे एसेंशियल रिक्वायरमेंट इज कि यहां पर आपको देखने के लिए मिलना चाहिए एक वाताग्री क्षेत्र। इसमें एक हो सकता है उष्ण वाताग्र और एक हो सकता है शीत वाताग्र, है ना। मध्य में रहेगी यह एक पवन, जिसको आप क्या नाम देते हैं, इसे नाम दिया जाता है गर्म पवन। यह है हमारी एक पवन जिसको नाम दिया जाता है गर्म पवन। क्लियर? या फिर इसी को वार्म विंड का आप नाम देते हैं। अब ये गर्म पवन का जो डायरेक्शन है देखिए वेस्ट टू ईस्ट है, और जो बाहर पवन आपको मौजूद दिखाई देगी इस पवन को नाम दिया जाएगा, यह है हमारी ठंडी पवन। क्लियर? अब आप समझ पाएंगे कि ये जो ठंडी पवन है एक्चुअल में यह गर्म पवन को धक्का देगी। क्लियर? ये पीछे से आएगी और इस गर्म पवन को धक्का देगी और धक्का देकर ये आगे बढ़ाएगी, और फिर यहां पर एक और पवन है जो कि ऑलरेडी ठंडी है ना। और जब इन दोनों में अभिसरण होगा तो यहां पर इस ठंडी पवन के सहारे यह गर्म पवन ऊपर की ओर उठेगी। क्लियर? यानी कि यहां से यह धक्का दे रही है और यहां से यह इसके सहारे ऐसे ऊपर उठना प्रारंभ कर रही है। कारण क्या है कि एक्चुअल में यह वाला जो एरिया नजर आ रहा है आपको, यह एरिया, जस्ट अ सेकेंड, यह एरिया कहलाएगा शीत वाताग्र वाला क्षेत्र, दैट इज शीत वाताग्र अर्थात कोल्ड फ्रंट। और ये वाला जो एरिया है यह है हमारा उष्ण वाताग्र अर्थात ट्रॉपिकल फ्रंट या फिर वार्म फ्रंट, इसको नाम दिया जाएगा। अब यहां पर सबसे पहले ये इसको धक्का देगी और ये वाला जो उष्ण वाताग्र है, उष्ण वाताग्र की ठंडी पवन के सहारे यह गर्म पवन ऊपर उठना प्रारंभ करेगी। दूसरी कंडीशन ये हो जाएगी यहां पर कि जब यह पवन ऊपर उठती जाएगी और यह इसको धक्का देती जाएगी तो इसका जो आयाम है या फिर इसकी जो फ्रीक्वेंसी यहां पर उपस्थिति है, यह धीरे धीरे एरिया कम होते जाएगा। कारण क्या है, ये यहां से दबा रही है, ठंडी पवन अपेक्षाकृत ज्यादा स्ट्रांग है, अर्थात यहां पर यह है कोल्ड विंड, यह है हमारी ठंडी पवन, यह ज्यादा स्ट्रांग है, और ये जो वार्म विंड है अर्थात यह जो गर्म पवन है यह कम स्ट्रांग है, तो अपेक्षाकृत यही गायब हो रही है।
है ना, ये गर्म पवन ये गायब हो रही है, और यहां से ये ठंडी पवन फिर से संपर्क में है, यहां पर ये ठंडी पवन फिर से इसके संपर्क में। तो अब होगा ये कि कुछ कंडीशंस के पश्चात यह ठंडी पवन और यह ठंडी पवन आपस में संयोजित हो जाएंगी, और जब ये संयोजित हो जाएंगी तो इसके कारण यह जो क्षेत्र है, अर्थात यह गर्म पवन का क्षेत्र, यह धीरे धीरे गायब होने लगेगा। किस प्रकार से? तो देखिएगा, अब यहां पर मैं दूसरा मैप ड्रॉ कर रहा हूं कि यहां पर अब यह वह एरिया है जहां पर यह ठंडी पवन मौजूद, गर्म पवन मौजूद थी, और यह धीरे धीरे संकुचित हो रहा है, और संकुचित होने के परिणाम स्वरूप ऊपर यहां पर यह जो गर्म पवन, यहां पर जो ठंडी पवन थी, एक्चुअल में यह आपस में संयोजित हो गई, और संयोजित होकर इसने देखिए किसका फॉर्मेशन कर लिया, एक प्रकार से अब धीरे धीरे इस चक्रवात का निर्माण होना प्रारंभ हो गया है। कुछ इस प्रकार की कंडीशन होगी, और जब यहां पर यह कंडीशन निर्मित हो रही है तो बीच में जो एक्चुअल में वार्म करंट था या फिर जो गर्म पवन थी, यह गर्म पवन धीरे 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 अपने स्थान से विचलित होती जा रही है, अर्थात अपने स्थान से यह गायब हो रही है। इसका क्षेत्रफल धीरे 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 आप पाएंगे कि कम हो रहा है। इज दैट क्लियर? अब तीसरी कंडीशन यह होगी कि यह ठंडी पवन इस गर्म पवन को पूर्णतः गायब कर देगी। क्लियर? यह ठंडी पवन इस गर्म पवन को पूर्णतः गायब कर देगी, यानी कि अब जो तीसरी एसेंशियल कंडीशन है, और यह सबसे भयानक कंडीशन के जस्ट पहले की कंडीशन है, यानी कि यहां पर यह फ्रंट बनेगा कुछ इस प्रकार से, और जब यह वाली कंडीशन आएगी तो यहां से अब यह गर्म पवन पूर्णतः गायब हो चुकी है। और याद रखिएगा कि यही वह गर्म पवन है जिसका मेन रोल रह रहा है एक्चुअल में चक्रवात निर्माण के लिए। क्यों भाई? क्योंकि जब गर्म पवन है तो इसका तापमान क्या है? ज्यादा, और इसका जो वायु दाब है यह कम होगा, और चक्रवात निर्माण के लिए एसेंशियल रिक्वायरमेंट इज कि भाई यहां पर जो वायु दाब है वह कम हो, जो प्रेशर है वह कम हो। यदि मान लीजिए प्रेशर ज्यादा है तो साइक्लोन का निर्माण या फिर ट्रॉपिकल साइक्लोन का निर्माण हो ही नहीं सकता। क्लियर? तो अब अगली कंडीशन जो आएगी, अगली कंडीशन में यह गर्म पवन पूर्णतः गायब हो जाएगी, और जैसे ही पूर्णतः गायब होगी तो यह इस चक्रवात की सबसे खतरनाक, सबसे भयानक और साथ में सबसे विनाशकारी यह घटना बनेगी। विनाशकारी तो नहीं, कारण यह है कि यह जनधन की हानि नहीं करती, परंतु हां अब यह संबंधित क्षेत्र की जलवायु को बहुत ही तेजी से प्रभावित करने का कार्य करेगी। अब जब आप पीडीएफ डाउनलोड करेंगे तो वहां पर अब आपको इस डायग्राम के साथ यह पूरी की पूरी बातें नोट डाउन भी करते जाना है। शीत वातागर या फिर शीत पवन यहां पर क्या हुई है? संयोजित, शीत पवन का संयोजन हुआ है, तो संयोजन के द्वारा ये कुछ इस प्रकार की आपको देखने के लिए मिल रही है। क्लियर? और ये कौन सी कंडीशन है? ये सेकेंडरी कंडीशन आपको देखने के लिए मिल रही है। ये है सेकेंड कंडीशन, और फिर ये जो है यह है फर्स्ट कंडीशन, और यह है थर्ड कंडीशन, और फिर जो अंतिम कंडीशन है वो सबसे भयावह मिलेगी, सबसे भयानक वही कंडीशन होगी। इज दैट क्लियर बच्चे? अब चलो आगे की ओर बढ़ते हैं। अब जब भी ये शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात बनेंगे तो याद रखें कि इसमें जलवायु या फिर संबंधित क्षेत्र के मौसम में क्या क्या परिवर्तन देखने के लिए मिलेगा। तो ऐसा मान लो कि यह है हमारा धरातल, और यहां पर एक बन रहा है उष्ण वातागर और एक निर्मित हो रहा है क्या? शीत वातागर। अब जहां पर भी उष्ण वातागर बन रहा है या फिर जिस भी एरिया में शीत वातागर का निर्माण हो रहा है, तो वहां पर देखिएगा कि अब मैंने मान लिया भाई कि यह है हमारा वह क्षेत्र जहां पर उष्ण वातागर, जहां पर शीत वातागर देखने के लिए मिला, और यह है वह क्षेत्र जहां पर आपको देखने के लिए मिला उष्ण वातागर। ठीक है, ये एक रफली मैप में यहां पर ड्रॉ कर रहा हूं। तो जब आप इन दोनों ही मैप्स को देखेंगे अकॉर्डिंगली, तो यहां पर आपको दिखाई देगी एक वायु राशि जो कि होगी बेसिकली, इसे नाम दिया जाएगा ये हमारी ठंडी वायु राशि। इज दैट क्लियर? और दूसरी ठंडी वायु राशि आपको इस एरिया में नजर आएगी। तो एक ठंडी वायु राशि ये है। अब देखिएगा जो मध्य में वायु राशि मौजूद दिखाई देगी, अरे जस्ट अ सेकंड भाई, है ना, यहां पर जो वायु राशि दिखाई देगी ये है हमारी एक्चुअल में वार्म विंड, अर्थात ये है हमारी गर्म वायु राशि। क्लियर? और जैसा जैसा मैंने पीछे बताया, वैसी वैसी कंडीशन यहां पर निर्मित हो रही है, परंतु उसके अलावा और भी कुछ कंडीशंस यहां पर निर्मित हो रही हैं। जैसे कि जहां पर ये ठंडी और गर्म वायु राशियां मिल रही हैं, जहां पर ये ठंडी वायु राशि इस गर्म वायु राशि को धक्का दे रही है, पुश कर रही है, वहां पर एक प्रकार के क्लाउड का भी फॉर्मेशन होगा। और ये क्लाउड कौन सा कहलाएगा? तो जरा ध्यान से देखिएगा, मैं इसको ग्रीन कलर से डिकोड कर रहा हूं, है ना, ये मैं ग्रीन कलर से बना रहा हूं। यहां पर एक प्रकार का बादल बनेगा, और यह बादल क्या कहलाएगा? तो इस बादल को नाम दिया जाएगा बच्चे
ये बनेगा हमारा क्यूमुलो निम्बस क्लाउड, अर्थात इसे नाम दिया जाएगा कपासी वर्षा मेघ। और जब आप इस एरिया में आएंगे तो यहां पर जो बादल बनेंगे एक्चुअल में इन्हें कॉल किया जाएगा, दैट इज कॉल्ड सिरस क्लाउड। ये बनेंगे हमारे सिरस क्लाउड, यानी कि ये पक्षाभीय वर्षा मेघ बनेंगे, ये उतनी अधिक वर्षा नहीं कराएंगे। अब देखिएगा यदि इसको मैं थोड़ा सा बड़ा बनाना चाहूं तो एक्चुअल में कपासी वर्षा मेघ बहुत बड़े आकार के मेघ रहेंगे, यानी कि जैसे रुई का बंडर होता है ना, ये उतने बड़े बड़े रहेंगे। परंतु याद रखिएगा कि इनमें उतनी ज्यादा क्षमता तो बहुत ज्यादा होगी, परंतु ये बहुत जल्दी वर्षा कराएंगे, और बहुत जल्दी वर्षा कराएंगे, साथ में बहुत कम समय के लिए कराएंगे। यानी कि कई बार आपने देखा होगा कि आप किसी एरिया से जा रहे हैं और वहां पर अचानक से वर्षा होती है, इतनी तीव्र वर्षा होती है कि आपको घर तक पहुंचने का टाइम नहीं मिलता। ये एक्चुअल में कौन से क्लाउड होते हैं या फिर कौन से बादल होते हैं, तो याद रखिएगा कि यह एक्चुअल में क्यूमुलो निम्बस क्लाउड होते हैं या फिर यह कपासी वर्षा मेघ होते हैं, क्यूमुलो निम्बस क्लाउड। और ऐसे मेघ जो कि बहुत आराम से वर्षा कराते हैं परंतु बहुत लंबे समय के लिए वर्षा कराते हैं, तो इन बादलों को क्या नाम दिया जाता है, दैट इज कॉल्ड सिरस क्लाउड, या फिर इन्हें कहा जाता है पक्षाभ वर्षा मेघ। क्लियर, यानी कि ये तड़े झंझा भी करेंगे, सब कुछ करेंगे, वो सामान्य एक्टिविटी जो कि होती है, ये कुछ इस प्रकार से आपको देखने के लिए मिलते हैं, कुछ इस प्रकार से, है ना। ये कहलाते हैं हमारे पक्षाभीय वर्षा मेघ। इज दैट क्लियर? यहां पर भी लिख देता हूं भाई कि ये कौन से मेघ हैं, इनको कहा जाता है सिरस क्लाउड। ये कहां पर बनेंगे, तो इनका मैंने आपको लोकेशन बताने के लिए मैप ड्रॉ किया है, और यहीं पर फिर क्या होगी, वर्षा। अब जहां पर उष्ण वाताग्र होगा बट ऑब्वियस है कि वहां पर तेज वर्षा होगी, और जहां पर शीत वाताग्र होगा बट ऑब्वियस है कि यहां पर कम वर्षा होगी परंतु लंबे समय के लिए होगी, और यहां पर तीव्र वर्षा होगी परंतु बहुत कम समय के लिए होगी। क्लियर? तो ये वाला जो एरिया है इसको नाम दिया जाएगा उष्ण वाताग्र का, और जो सेकंड वाला है इससे नाम दिया जाएगा दैट इज कॉल्ड शीत वाताग्र का। अब यदि इस मैप को हम कंप्लीट करना चाहें तो देखिएगा, यह है हमारा ठंडी पवन वाला एरिया, और ये भी है ठंडी पवन वाला एरिया, यह है वार्म विंड वाला एरिया। अब 2 मिनट में इसको कंप्लीट करता हूं। देखिए, ये जो क्यूमुलो निम्बस क्लाउड है एक्चुअल में ये क्या कर रहा है, ये अधिक वर्षा करा रहा है, इसके कारण अधिक वर्षा होगी, परंतु याद रखिएगा कि जो समयांतराल होगा यह कम होगा, समयांतराल इसका कम होगा। साथ में ये क्या कराएंगे, तड़ित झंझा के साथ वर्षा कराएंगे, यानी कि बादल कड़कड़ाएंगे बिल्कुल, और ये वर्षा कराएंगे, तो तड़ित झंझा भी होगी इसमें। अब इसमें क्या होगा भाई, तो ये शांत वर्षा को न्योता देंगे, परंतु याद रखिएगा कि इसमें सामान्य वर्षा होगी। इसमें जो वर्षा होगी यह सामान्य वर्षा, अल्प वर्षा नहीं बोल रहा हूं मैं सामान्य वर्षा की बात कर रहा हूं। परंतु जो समयांतराल होगा यह समयांतराल बहुत ही अधिक माना जाएगा, समयांतराल ज्यादा होगा, और इसमें समयांतराल क्या होगा, कम होगा। इज दैट क्लियर? ये कुछ मेजर डिफरेंस है, और साथ में याद रखिएगा यहां पर क्लियर वेदर क्लाइमेट देखने के लिए मिलेगा, या फिर क्लियर वेदर कंडीशंस इस एरिया में देखने के लिए मिलेंगी। क्लियर? जहां पर भी सिरस क्लाउड का फॉर्मेशन होगा। तो ये जो जानकारी थी एक्चुअल में यह थी हमारी शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात के बारे में, और इसी को भारत में कॉल कर लिया जाता है क्या, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, और पश्चिमी विक्षोभ के नाम से इसको जाना जाता है। और यह भारत की मौसमी दशाओं को प्रभावित करता है, क्योंकि इसका नेचर ही है कि भाई ये संबंधित क्षेत्र की मौसमी दशाओं को यह प्रभावित करेगा ही करेगा। इज दैट क्लियर? अब देखिएगा आगे का डिस्कशन हम किस बात पर आधारित रखते हैं, तो यह है उष्ण शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात। अब इसके आगे आए तो याद रखिएगा एक और प्रकार होता है जिसे नाम दिया जाता है उष्णकटिबंधीय चक्रवात का। और यदि बात करें उष्णकटिबंधीय चक्रवात की, तो जैसा मैंने पहले बताया कि भाई यहां पर निम्न वायुदाब के क्षेत्र का होना एसेंशियल रिक्वायरमेंट है, परंतु आप पाएंगे कि भारत के पूर्वी तट पर आपको पूर्वी यानी कि पूर्वी भाग पर जहां पर बंगाल की खाड़ी सागर विद्यमान दिखाई देता है, यहां पर उष्णकटिबंधीय चक्रवात आते हैं। परंतु जब ये उष्णकटिबंधीय चक्रवात आते हैं तो इस समय यानी कि ग्रीष्म काल की मैं बात कर रहा हूं, तो यहां पर बंगाल की खाड़ी सागर में 100 से अधिक निम्न वायुदाबीय क्षेत्र बनते हैं। तो क्या हर निम्न वायुदाबीय क्षेत्र में आपको उष्णकटिबंधीय चक्रवात मौजूद दिखाई देते हैं? नहीं, 100 चक्रवात तो नहीं आते ना, 1 या 2 हमको बेसिकली हर वर्ष देखने के लिए मिलते हैं। मतलब कि हर निम्न वायुदाब का क्षेत्र उष्णकटिबंधीय चक्रवात को जन्म नहीं देता। इसका अर्थ क्या है कि निम्न वायुदाब क्षेत्र के अलावा भी कुछ और ऐसी कंडीशंस हैं जो कि इस चक्रवात निर्माण के लिए एसेंशियल मानी जाती हैं।
इज दैट क्लियर? उससे पूर्व याद रखिएगा कि चाहे यह उष्णकटिबंधीय चक्रवात हो या फिर चाहे यह शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात हो, इन दोनों का ही डिस्कशन करेंगे। तो कई बार यह क्वेश्चन आया है कि भाई बताइए इनका डायरेक्शन किस प्रकार का होता है। तो देखिए यह उत्तरी गोलार्ध में भी आते हैं और यह दक्षिणी गोलार्ध में भी आते हैं। यदि बात की जाए नदर्न हेमिस्फीयर की, यानी कि उत्तरी गोलार्ध की, तो जब भी आप चक्रवात की बात करेंगे, चक्रवात की बात कर रहा हूं मैं, प्रति चक्रवात, मैंने नाम भी नहीं लिया, अभी पाप मत करना आप लोग, क्लियर? जब भी आप बात करेंगे उत्तरी गोलार्ध में चक्रवात की, तो याद रखें कि यहां पर केंद्र में होगा क्या? केंद्र में होगा निम्न वायुदाब का क्षेत्र और आसपास आप आइसोबार्स को मिलाएंगे। आइसोबार्स यानी कि समदाब रेखाएं और आइसोथर्म्स यानी कि समताप रेखाएं क्या होती हैं भाई? तो आइसोबार का मतलब होता है समान वायुदाब के क्षेत्र को मिलाने वाली रेखाएं, इन्हें कॉल किया जाता है आइसोबार या फिर समदाब रेखाएं। अब यहां पर जो वायुदाब होता है इसको एक्चुअल में मापा जाता है मिलीबार में। तो यहां पर हम मान लेते हैं कि भाई केंद्र में क्या मिला आपको? इस केंद्र में, इस सेंटर में आपको लो प्रेशर देखने के लिए मिला, यानी कि यहां पर प्रेशर लो है। जैसे जैसे आप बाहर निकलते गए तो ये माना हमने कि यहां पर 10 मिलीबार वाला एरिया है और आगे जाने पर यह है 20 मिलीबार वाला एरिया और आगे जाने पर यह है 40 मिलीबार वाला एरिया, यानी कि ये समान वायुदाबीय क्षेत्रों को मिलाने वाली रेखा। तो यहां पर 10 मिलीबार वायुदाब है, यहां 20 मिलीबार है। अब यहां पर देखिएगा कि प्रेशर यहां पर लो था। अब प्रेशर लो था तो यहां पर आजू बाजू की जो विंड है, आइट साइड की जो विंड है, चाहे बाहर की विंड हो, जहां पर भी हाई प्रेशर होगा वहां से विंड इस ओर आना चालू होगी, यानी कि जब ये केंद्र की ओर जाएगी तो इसका डायरेक्शन कुछ इस प्रकार से आपको देखने के लिए मिलेगा। और यह डायरेक्शन एक्चुअल में क्या कहलाया? यह डायरेक्शन ही कहलाया हमारा एक्चुअल में एंटी क्लॉकवाइज। तो जब भी आप बात करेंगे कि उत्तरी गोलार्ध में यह चक्रवात आ रहे हैं, तो उत्तरी गोलार्ध में चक्रवातों का आना मतलब कि इनका जो डायरेक्शन है इसका एंटी क्लॉकवाइज होना, दैट इज इस प्रकार से। और जब भी आप बातचीत करेंगे, जब भी आप बात करें कि भाई दक्षिणी गोलार्ध में यह चक्रवात आ रहे हैं, अर्थात दैट इज यहां पर, अब यदि हम बात करें कि दक्षिणी गोलार्ध में चक्रवात आ रहे हैं, एसेंशियल कंडीशन वही रहेगी कि भाई केंद्र में निम्न वायुदाब, तो इनका डायरेक्शन क्या हो जाएगा कि यहां पर केंद्र में निम्न वायुदाब और आजू बाजू कुछ आइसोबार्स यानी कि समान वायुदाब की रेखाएं। सेम एज कि यहां पर हमने प्रेशर लो मान लिया और इसको हमने क्या मान लिया? यह है 40 मिलीबार, यह है 30 मिलीबार, ये वाली आपको देखने के लिए मिली 20 मिलीबार। अब कुछ भी ले सकते हैं, ये एग्जाम्पल के लिए मैं ले रहा हूं। और ये है हमारी 50 मिलीबार वाली लाइन, क्लियर? अब यहां से जो विंड चलना प्रारंभ करेगी उसकी दिशा कैसी होगी? तो उसकी दिशा हो गई एक्चुअल में क्लॉकवाइज, अर्थात ये इस प्रकार से चल रही थी, इस प्रकार से घूम रही थी, अब ये इस प्रकार से घूमेगी क्लॉकवाइज, क्लियर? ये दक्षिणी गोलार्ध की मैं बात कर रहा हूं। और जब ये इस प्रकार से घूमेगी तो आप इसको क्या बोलेंगे भाई? कि चक्रवातों का डायरेक्शन, चक्रवातों की दिशा उत्तरी गोलार्ध में एंटी क्लॉकवाइज और दक्षिणी गोलार्ध में क्या होती है? क्लॉकवाइज आपको देखने के लिए मिलती है, अर्थात दैट इज ये कुछ इस प्रकार से मूवमेंट करती हुई आपको देखने के लिए मिलेगी। और ये बात मैं कहां की किया? यह बात है एक्चुअल में दक्षिणी गोलार्ध की या फिर सदर्न हेमिस्फीयर की, ठीक? तो हमेशा याद रखना कि दक्षिणी गोलार्ध में चक्रवातों का डायरेक्शन होता है क्लॉकवाइज और उत्तरी गोलार्ध में इनका डायरेक्शन होता है एंटी क्लॉकवाइज। ये कई बार पूछा गया है और इसमें कंफ्यूजन होना स्वाभाविक है। तो आप इस डायग्राम के थ्रू याद रखिएगा इसको कि जब भी आप दक्षिणी गोलार्ध में प्रवेश करेंगे तो यहां पर आपको क्लॉकवाइज जाना है। और ये सब कुछ होता क्यों है? यदि मैं मोटे मोटे आधार पर यहां डिस्कस करता हूं कि भाई बताइए ये सब कुछ होता क्यों है, तो मैंने आपको क्लाइमेटोलॉजी वाली सीरीज में, यानी कि यहां पर बेसिकली जब मैं इंडियन क्लाइमेट करा रहा था तो इंडियन क्लाइमेट में मैंने आपके साथ एक बात साझा की थी कि भाई पृथ्वी पर एक बल होता है जिसको आप नाम देते हैं क्या? कोरियोलिस बल। और इन्हीं कोरियोलिस बल के प्रभाव के परिणाम स्वरूप ही ये जो चक्रवाती हवाएं हैं ये वक्राकार फॉर्म में घूमती हैं। और दूसरी बात कि ये कुछ इस प्रकार का रूप धारण करती हैं और इसी कोरियोलिस बल का परिणाम है कि जब आप वेस्टर्न मूवीज को देखते हैं तो एक्चुअल में वेस्टर्न मूवीज में जब भी कोई पायलट इस चक्रवात में फंसता है तो वह चक्रवात से निकलने का प्रयास नहीं करता, अपितु अपने आप को अंदर ले जाता है। कहां पर? चक्रवात की, क्लियर? कारण यह है कि पायलट स्मार्ट है, वो जानता है कि भाई यदि मैं चक्रवात के अंदर प्रवेश कर जाऊंगा तो मेरे बचने के चांसेस ज्यादा हैं।
बजाय उसके कि यदि मैं इससे निकलने का प्रयास करूं, क्योंकि मैं इससे निकल नहीं पाऊंगा चाह कर भी, तो यह अपने आप को अंदर प्रवेश करने देता है। फिर जैसे ही ये देखता है कि यह अंदर प्रवेश किया, यानी कि निम्न वायुदाब के क्षेत्र में प्रवेश किया है, तो एक्चुअल में इस क्षेत्र में पहुंचकर ये देखता है कि ऊपर वेदर कंडीशन पूरी की पूरी अच्छी है। क्लियर? तो यहां पर फिर ये इंजन ऑन करता है और स्वयं को पवनों के कोणीय वेग के सहारे ये कहां फेंकता है? बाहर की ओर, यानी कि अपोजिट डायरेक्शन में जैसे ये चलना प्रारंभ करेगा तो पवनों के कोणीय वेग के कारण ये चक्रवात से बाहर आ जाएगा। तो ये कंडीशंस होती हैं, ये दिखाया जाता है एक्चुअल में मूवीज में। और जब आप किसी भी चीज को देखने का अपना नजरिया बदल लेते हो कि भाई ये मूवीज तो सभी देख रहे हैं, बट वहां पर मूवीज आप क्यों देख रहे हैं, आपका देखने का उद्देश्य क्या है? यदि मिर्जापुर आई है, मिर्जापुर को आपने ब्रिंज वॉच कर लिया पूरी रात भर में, तो क्या किया? उससे सीख क्या ले लिया? आपने कुछ सीख ली है तो आप उसको देखिए। और यदि सीख नहीं मिल पा रही है तो आपके 3 से 4 घंटे व्यर्थ हुए हैं। यहां पर यदि आप जरा सोच कर देखिएगा, मैंने कई स्टूडेंट्स को देखा है, अभी हाल ही में मिर्जापुर सीरीज आई तो मुझे कमेंट कर कर पूछ रहे थे, सर आपने देख ली, भाई उसमें देखने लायक है क्या? उसमें ऐसा क्या है कि हम उससे कुछ सीख ले लेंगे? याद रखिएगा, यहां पर मतलबी ना होना बहुत अच्छी बात है, परंतु स्टूडेंट्स को मतलबी होना चाहिए, स्वार्थी होना चाहिए। कारण यह है कि उनका मतलब कहां पर है, उनका कुछ काम करने में सेंस मिल रहा है क्या आपको? वीडियो आप मेरा क्यों देख रहे हैं, कुछ सेंस है क्या? जब आपको कुछ ज्ञान प्राप्ति हो रही, क्योंकि अभी तो आप ज्ञान के लिए ही पढ़ रहे हैं, यदि मान लीजिए इससे कुछ नहीं मिल रहा है तो आप यहां पर नहीं रोकेंगे। तो सेम एज आप मिर्जापुर के साथ भी तो अप्लाई करें कि वो जो सीरीज आई है या फिर कोई सी भी मूवी, मैं यहां पर क्रिटिसाइज किसी को नहीं कर रहा, परंतु वहां स्टूडेंट्स के लिए मैं यह बात बता रहा हूं कि यदि मान लीजिए आप कुछ भी काम कर रहे हैं तो उस बात का बेनिफिट, उस काम का कितना बेनिफिट आपको मिल पा रहा है, क्या वो आपके रियल जीवन में उपयोगी है? और यदि रियल जीवन में उपयोगी नहीं है तो वो अभी आपके कुछ काम की नहीं है। हाँ, एक बार सफल हो जाएंगे तो फिर बात अलग उठती है कि भाई अब मुझे टाइम पास करना है, पर अभी तो टाइम ही नहीं है, पास क्या कर रहे हो? क्लियर? तो यदि हम उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की बात करें तो इसके लिए मैंने बताया था कि केंद्र में होना चाहिए निम्न वायुदाब, परंतु निम्न वायुदाब के अलावा भी कुछ और कंडीशंस यहां पर निर्मित होती हैं, यानी कि कुछ और कंडीशन भी यहां पर एप्लीकेबल होती हैं। जैसे कि सबसे पहले तो सागर सतह का तापमान, यानी कि जो सागरीय सतह है इसका जो तापमान होना चाहिए यह होना चाहिए 27 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा। यदि सागरीय सतह का तापमान 27 डिग्री सेल्सियस से कम है और वहां पर निम्न वायुदाबीय क्षेत्र का निर्माण हो गया है, तो वहां पर आप यह नहीं बोल सकते हैं कि भाई चक्रवात का जनन होगा, पहली बात। दूसरी बात कि जहां पर भी 27 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर आपको दिख रहा है तो वहां पर जो सागर की गुप्त ऊष्मा है, यानी कि सागर सतह की गुप्त ऊष्मा यह ज्यादा होनी चाहिए। और ज्यादा क्यों होनी चाहिए? गुप्त ऊष्मा क्या है? तो भाई वह ऊष्मा जिसके द्वारा 0 डिग्री की बर्फ को 0 डिग्री सेल्सियस के पानी में परिवर्तित कर दिया जाता है, यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस की बर्फ को 0 डिग्री सेल्सियस के पानी में परिवर्तित करने के लिए जिस ऊष्मा की आवश्यकता होती है उसे उस पदार्थ की गुप्त ऊष्मा नाम दिया जाता है। तो दूसरी बात कि सागर सतह की गुप्त ऊष्मा यहां पर ज्यादा होनी चाहिए, यानी कि लेटेंट हीट यहां पर ज्यादा मिलनी चाहिए। भाई क्यों? क्योंकि यदि यह गुप्त ऊष्मा कम होगी ना तो यहां से जो जलवाष्प निकलेगी वह बहुत ही जल्द परिवर्तित हो जाएगी किसमें? एक्चुअल में बादल में। और यदि यह बादल में परिवर्तित हो गई तो यह वर्षा करा देगी, और यदि इसने वर्षा करा दी तो इसके परिणाम स्वरूप नीचे सागर सतह का जो वायुदाब है वह नियत हो जाएगा, वह सामान्य हो जाएगा, और हम यह नहीं चाहते हैं। अर्थात यह हम क्यों नहीं चाहते हैं? क्योंकि यहां पर चक्रवात जनन करना है ना हमको, है ना। तो यहां पर सागर सतह का तापमान 21 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा होना चाहिए, मैं प्लस लगा देता हूं यहां पर। क्लियर? और दूसरी बात कि यहां पर गुप्त ऊष्मा उच्च होनी चाहिए जिससे बादलों का निर्माण ना होने पाए, है ना, जिससे बादलों का निर्माण ना होने पाए, क्योंकि यहां पर यदि बादल का निर्माण हो गया तो वायुदाब उच्च हो जाएगा। अब तीसरी कंडीशन यह है कि जो पवन प्रवाह है एक्चुअल में, यह पवन की गति यदि 68 किलोमीटर पर आवर से ज्यादा हो जाती है, जस्ट अ सेकेंड, इसकी गति यदि 68 किलोमीटर पर आवर से ज्यादा हो गई है तो अब आप क्या करेंगे? अब आप एक वार्निंग अलार्म सिस्टम ट्रिगर करेंगे और इसके द्वारा अब आप संबंधित क्षेत्रों को बताएंगे कि भाई यहां पर चक्रवात आने की संभावना है, आप सभी लोग अलर्ट रहें, यानी कि यहां पर हम वार्निंग अलार्म सिस्टम लगाएंगे। अब याद रखें कि
हर आपदा जो कि मानव के लिए नुकसानदेह रहती है या फिर हर आपदा जो कि जन धन की हानि करती है उसके लिए एक वार्निंग अलार्म सिस्टम बनाया जाता है। हाँ, सुनामी का यहां पर किसी भी प्रकार का कोई वार्निंग अलार्म सिस्टम नहीं है, उसका प्रकृति ही वार्निंग अलार्म सिस्टम है कि जब भी सुनामी या फिर भूकंप आने वाला रहता है तो एक्चुअल में यह जो पशु पक्षी हैं ये बहुत तेजी से भागने लगते हैं। कारण यह है कि यहां से रेडॉन गैस जनित होती है। परंतु जब भी याद रखिएगा हमारी भारत सरकार बजट तैयार करती है तो इस बजट में वह हिंद महासागर में और इवन पैसिफिक ओशन में जो रेगुलेटरीज हैं उनको कॉल करके वह पवन प्रवाह की दिशा पूछती है कि भाई बताइए इस वर्ष पवन प्रवाह की दिशा क्या है, यानी कि अल नीनो की कंडीशन है या लानीनो की कंडीशन है, या फिर इस वर्ष यदि चक्रवात आने वाले हैं तो उनकी टेंडेंसी क्या है ना, वो कितनी तीव्रता से आएंगे और साथ में ये कितने भयानक हो सकते हैं, ये पूरा का पूरा डेटा वह एकत्र करती है ताकि बजट में उसको मेंशन कर सके। और बजट में मेंशन क्यों कर सके भाई, क्योंकि यदि आपको यह सब नहीं पता है कि आगामी भविष्य में क्या क्या घटना घटित होने वाली है तो उसके लिए आप प्रिपेयर कैसे हो जाएंगे। क्लियर। ऐसे ही हर तटीय क्षेत्र में, यानी कि यदि हम भारत के कंटेक्स्ट में बात करते हैं तो भारत में भी यह वार्निंग अलार्म सिस्टम है। जैसे कि उड़ीसा राज्य सरकार ने, आंध्र प्रदेश राज्य सरकार ने, तमिलनाडु राज्य सरकार ने इस प्रकार के वार्निंग अलार्म सिस्टम ले रखे हैं। और जब भी ये लेबोरेटरीज बताती हैं कि भाई बंगाल की खाड़ी सागर में चक्रवात आने की संभावना है तो एक्चुअल में ये सभी जो स्टेट्स हैं ये अपने अपने दायरे में रहकर अपने अपने क्षेत्र में क्या कर देते हैं, वार्निंग अलार्म सिस्टम ट्रिगर कर देते हैं और लोगों को सचेत कर देते हैं। और इसके लिए विभिन्न प्रकार के प्रोजेक्ट भी चला रही हैं ये स्टेट गवर्नमेंट, जिनमें से मैंग्रोव प्रोजेक्ट सबसे प्रमुख माना जाता है। इज दैट क्लियर। तो यहां पर आपको दिखाई देगा दैट इज ये हमारा बंगाल की खाड़ी सागर अर्थात बे ऑफ बंगाल वाला एरिया, और इसी बे ऑफ बंगाल वाले एरिया में आपको प्रति वर्ष चक्रवात आते हुए देखने के लिए मिलेंगे। और उसी की कंडीशन अभी पीछे हमने बताई है कि एक्चुअल में यहां पर यदि कोई चक्रवात आ रहा है तो इसकी क्या क्या कंडीशन आपको देखने के लिए मिलेगी। अब चलिए देखिएगा यहां पर इसकी एक और कंडीशन है कि भाई जहां पर भी यह उष्णकटिबंधीय चक्रवात आएगा याद रखिएगा वहां पर कोरियोलिस बल उच्च होना चाहिए। क्लियर। अब ये कोरियोलिस बल क्या है, इसके बारे में कहा जाता है कि यह पृथ्वी पर मौजूद एक ऐसा बल है जो कि उत्तरी गोलार्ध में पवनों की या फिर जिसके कारण पवने अपने प्रवाह की दिशा के उत्तरी गोलार्ध में दाईं ओर तथा दक्षिणी गोलार्ध में यह बाईं ओर विक्षेपित हो जाती हैं। तो याद रखें कोरियोलिस बल यदि यहां पर उच्च होगा तो ही पवने वक्राकार फॉर्म में घूमेंगी, अदरवाइज यह वक्राकार फॉर्म में नहीं घूम पाएंगी। और यदि वक्राकार फॉर्म में नहीं घूम पाएंगी तो आप इसको बोल सकते हैं कि भाई यहां पर चक्रवात का जनन ही नहीं हो पाएगा। इज दैट क्लियर। इसके अलावा एक और कंडीशन यहां पर यह आ जाती है कि भाई इनका जो क्षेत्र है, एक्चुअल में इनका जो एरिया है यह कहां से कहां तक होना चाहिए। तो आपने एक नाम सुना हुआ है, इसे कॉल किया जाता है ITC-Z, यानी कि जहां पर भी उष्णकटिबंधीय चक्रवात बन रहा है वहां पर ITC-Z का मूवमेंट होना चाहिए। और यदि आपको इस ITC-Z इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन और साथ में अंतरा उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र के मूवमेंट के बारे में पता है तो आप इसको अच्छे से डिकोड कर पाएंगे कि भाई 21 ऑफ मार्च है ना, 21 ऑफ मार्च को इसका जन्म होता है एक्चुअल में कहां पर, भूमध्य रेखा पर अर्थात दैट इज इक्वेटर लाइन पर। पश्चात इसके यह पहुंचता है कहां पर, भूमध्य, यह भूमध्य रेखा पर। पश्चात इसके 21 जून को यह पहुंचता है कहां पर, 21 ऑफ जून को यह पहुंचता है कर्क रेखा पर, यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर। और पश्चात इसके यह 23 ऑफ सितंबर को वापस से पहुंचता है कहां, ये फिर से पहुंचता है भूमध्य रेखा पर। और पश्चात इसकी यह पुनः 21 दिसंबर या फिर 21 और 22 दिसंबर के आसपास यह वापस से पहुंचता है मकर रेखा पर। वापस से इसलिए क्योंकि यह क्रिया तो साल भर चलती है ना, तो यह मकर रेखा पर। यहां पर जहां पर ITC-Z का मूवमेंट होगा वहां पर याद रखिएगा आप कि इस चक्रवात का जनन और साथ में चक्रवात का विखंडन होते जाएगा, यानी कि जहां पर ITC-Z आएगा वहां चक्रवात बनेगा सागरीय सतह पर। यह महाद्वीपों पर नहीं बनता, शीतोष्ण ऐसा मत करना है इसमें, है ना, ये केवल और केवल सागरीय सतह पर बनेगा। इसीलिए मैंने यहां पर केवल और केवल सागरीय सतह के तापमान के बारे में डिस्कशन किया था। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्लियर। अब देखिएगा
यदि आप इस चक्रवात की बात कर रहे हैं तो इस चक्रवात के कुछ अंग होते हैं, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि इस चक्रवात के कुछ अंग होते हैं जिनके सहारे यह जो पायलट था, यानी कि वेस्टर्न मूवीज में जो पायलट आपको दिखाई दे रहा था, यह एक्चुअल में बाहर कैसे निकल रहा था। तो देखिएगा, यदि आप इसके अकॉर्डिंगली समझना चाहें तो आपको पृथ्वी पर दो उच्चावच दिखाई देते हैं ना, एक है सागर सतह और एक आता है हमारा क्या, स्थलखंड। क्लियर। तो यह है हमारी पूरी की पूरी सागर सतह। अब यदि सागर सतह पर उष्णकटिबंधीय चक्रवातों का जन्म हुआ तो यहां पर जैसे ही ये चक्रवात आगे बढ़ते हुए, इनकी दिशा क्या होगी, तो पूर्व से पश्चिम की ओर, शीतोष्ण की क्या थी, पश्चिम से पूर्व की ओर, तो आगे बढ़ते हुए जैसे ही ये स्थलखंड से टकराएगा तो यह वर्षा कराएगा। और याद रखिएगा, स्थलखंड से टकराने पर यह यह उष्णकटिबंधीय चक्रवात नष्ट हो जाता है। क्लियर। यानी कि यह समाप्त हो जाता है। तो देखें, यदि सागर सतह पर 27 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है तो 27 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होने की कंडीशन में जो आजू बाजू की पवनें हैं, जो आइट साइड की विंड्स हैं, ये इस ओर आएंगी। कुछ इस प्रकार से ये सागर सतह का तापमान है। और जब ये इस एरिया में जो टेम्परेचर रहेगा, ये कैसा है, ये टेम्परेचर हाई है, और सॉरी, टेम्परेचर यहां का हाई है और प्रेशर क्या है, लो है। और इस लो प्रेशर की ओर आजू बाजू की पवनें आकस्मित हो रही हैं, यानी कि यहां पर ये अग्रसर हो रही हैं और फिर ये गर्म होकर कहां जा रही हैं, ऊपर की ओर उठ रही हैं। क्लियर। और जब ये ऊपर की ओर उठ रही हैं तो देखिएगा यहां पर जाकर ये कुछ इस प्रकार की वॉल का निर्माण कर रही हैं, कुछ इस प्रकार की वॉल का ये फॉर्मेशन कर रही हैं, ये कुछ इस प्रकार से। अब ये एक वॉल नहीं है, ये एक दीवार नहीं है, ऐसी और भी कई दीवारें यहां पर इस क्षेत्र में विद्यमान है। इज दैट क्लियर। ये कुछ दीवारें ऐसी रहेंगी और ये दोनों ही साइड रहेंगी, जिनके सहारे ये पवनें उठकर गर्म होकर ऊपर जा रही हैं, कुछ इस प्रकार से ये रहेंगी। क्लियर है। यानी कि आधा चांद बना दो बस, ईद का चांद जो होता है आधा पतला सा, वो बना दो बस। क्लियर है। अब देखिएगा यहां पर इन्हीं के सहारे ये पवनें ऊपर की ओर जा रही हैं, अर्थात कुछ इस प्रकार से। अब जहां पर ये जा रही हैं तो ऊपर जाने पर तापमान क्या हो रहा है, कम। तो नीचे तो ये अभिसरित हो रही थी, ऊपर जाने पर ये डाइवर्स हो रही हैं और ऊपर क्या बनेगा, यहां पर एक्चुअल में बनेगा, इस एरिया में यहां पर बनेगा हाई प्रेशर जोन। और इसी हाई प्रेशर जोन में आकर यह पवनें विक्षेपित होंगी या यह पवनें अपसरित होंगी। क्लियर। और इसीलिए आप पाएंगे कि टॉर्नेडो या फिर यह चक्रवात आपको बेसिकली कुछ इस प्रकार का देखने के लिए मिलता है, यानी कि ऊपर जाने पर यह बड़ा होते जाता है। एक्चुअल में बड़ा नहीं हो रहा है, एक्चुअल में इससे जो पवनें उठ रही हैं यह ऊपर जाकर अपसरित हो जा रही हैं, या फिर हाँ अपसरित हो जा रही हैं। दैट इज वाई यह आपको मुखार वृंद या फिर बहुत ही ज्यादा डाइवर्स देखने के लिए मिल रहा है। अब यहां पर यह जो क्षेत्र विद्यमान दिखाई दे रहा है, एक्चुअल में इसे ही कहा जाता है आई ऑफ साइक्लोन, या फिर इसे ही कॉल किया जाता है चक्रवात की आंख। और ये चक्रवात की आंख क्या काम करती है भाई, तो यहीं पर वह क्षेत्र है जहां पर आपको बिल्कुल शांत वायुमंडलीय परिस्थितियां या फिर शांत मौसमी परिस्थितियां दिखाई देती हैं। इज दैट क्लियर। तो यहां पर आपको मौसम बिल्कुल साफ दिखाई देगा, यानी कि आसपास बहुत हाहाकार मची हुई है और यहां पर आने पर आपको नजर आता है भाई ऊपर तो वेदरिंग कंडीशन बिल्कुल साफ है। अब ऊपर बन रहा है एक्चुअल में क्या, उच्च वायुदाबीय क्षेत्र, और यहीं पर बन रहा है एक प्रकार का क्लाउड, है ना, जो कि वर्षा कराएगा बाद में। और इसका जो डायरेक्शन रहेगा, अब इसका डायरेक्शन कैसा है, तो कुछ इस प्रकार से, अर्थात वेस्ट टू ईस्ट इसका डायरेक्शन है ना, वेस्ट सॉरी ईस्ट टू वेस्ट इसका डायरेक्शन है। और जैसे ही ये इस लैंड एरिया से, अर्थात इस स्थल खंड से टकराएगा, तो स्थल खंड से टकराने पर यह चक्रवात अब समाप्त हो जाएगा। ये और जैसे ही समाप्त होगा तो फिर आप इसको क्या नाम देंगे, अब हाँ समाप्त होने का मतलब कि अब यह सागरीय क्षेत्र को छोड़कर स्थल खंड को प्रभावित करने का काम करेगा, यानी कि अब जो हाहाकार मचेगा यह स्थल खंड में मचेगा। क्लियर। यानी कि एक होता है शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात और एक आपको देखने के लिए मिलता है उष्णकटिबंधीय चक्रवात। इसके अलावा याद रखिएगा, अब ये लास्ट टॉपिक है हमारा कि एक और होता है जिसको आप नाम देते हैं प्रति चक्रवात का, या फिर इसे ही नाम दिया जाता है एंटी साइक्लोन का। समझने का प्रयास करें। अब ये प्रति चक्रवात क्या है, तो उष्णकटिबंधीय चक्रवात में हमने देखा था कि इसका जो डायमीटर रहेगा यह 100 से 300 किलोमीटर तक है ना। जो शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात है इसका जो डायमीटर है ये 300 से 3000 किलोमीटर तक है। और साथ में यह जो प्रति चक्रवात है ना, इसके बारे में याद रखें, यदि इसके डायमीटर, इसके व्यास की बात करें तो यह 10,000 से तो प्रारंभ होता है,
है ना, और 10,000 से प्रारंभ होते हुए यह जितना भी बड़ा हो सकता है, यानी कि लगभग यह 1,00,000 किलोमीटर तक हो सकता है। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कि भाई एक बार में पूरे महाद्वीप पर एक प्रति चक्रवात आता है। क्लियर? और इस प्रति चक्रवात को हम एक ऋतु के फॉर्म में जानते हैं, अर्थात इसको कहा जाता है शीत ऋतु। इसे क्या कॉल किया जाता है? दैट इज कॉल्ड शीत ऋतु। इसे शीत ऋतु नाम दिया जाता है। इज दैट क्लियर? तो ये दो बातें आपको हमेशा याद रखना है। अब प्रति चक्रवात के बारे में एक और बात कि भाई ये यदि प्रति का मतलब क्या हुआ? उल्टा। तो ये चक्रवात का पूरा उल्टा होगा। जहां पर चक्रवात में केंद्र में निम्न वायुदाब था, तो यहां पर केंद्र में क्या होगा? उच्च वायुदाब। और उस उच्च वायुदाबीय क्षेत्र से पवनें बाहर की ओर आएंगी, अर्थात यह कंडीशन कुछ इस प्रकार की देखने के लिए मिलेगी कि भाई यहां पर केंद्र में लो प्रेशर हाई प्रेशर जोन है और आजू बाजू यह आइसोबार्स हैं, और इन आइसोबार्स में अब लो प्रेशर होते जाएगा, है ना। यानी कि आइसोबार्स क्या होती हैं? तो समान वायुदाब के क्षेत्र को मिलाने वाली रेखाओं का हम नाम देते हैं आइसोबार। आप समझने का प्रयास करें कि यहां पर यह जो प्रेशर है यह हाई है, और बाहर जाने पर यह जो प्रेशर रहेगा यह लो होता जाएगा। क्लियर? यानी कि यहां पर सबसे पहले 40 मिलीबार मिला, आगे जाने पर 30 मिलीबार, और आगे जाने पर 20 मिलीबार, यह आपको देखने के लिए मिलता गया। अब यहां पर केंद्र से जो हाई प्रेशर जोन है, वह हाई प्रेशर विंड है, ये बाहर की ओर निकलेंगी लो प्रेशर की ओर, तो ये कुछ इस प्रकार से निकलेंगी। क्लियर? अब उत्तर और दक्षिणी गोलार्ध में इनका डायरेक्शन अलग अलग होगा। तो ये मैं जो कंडीशन बना रहा हूं, ये बताइए किसकी है? बिल्कुल सही, ये उत्तरी गोलार्ध की कंडीशन है। अर्थात उत्तरी गोलार्ध में प्रति चक्रवात का जो डायरेक्शन रहेगा यह रहेगा क्लॉकवाइज, और दक्षिणी गोलार्ध में यह उल्टा हो जाएगा, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज। पूरा चक्रवात का उल्टा हुआ ना ये। क्लियर? तो यह है उत्तरी गोलार्ध की कंडीशन। अब दक्षिणी गोलार्ध की कंडीशन में यह उल्टा हो जाएगा, अर्थात कुछ इस प्रकार से यह घूमेगा। जस्ट अ सेकेंड, कुछ इस प्रकार से यह मूवमेंट करेगा, है ना। तो ये वाली जो येलो वाली कंडीशन हो जाएगी, यह येलो वाली हो जाएगी एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि यह दक्षिणी गोलार्ध की कंडीशन है। इज दैट क्लियर? यहां पर मैं नोट डाउन भी कर देता हूं भाई, है ना, ताकि कंफ्यूजन ना हो। इस मैप को ही देख के आप कंफ्यूज हो रहे होंगे। कंफ्यूज होने की बात नहीं है, समझने की बात है ना। यहाँ पर मैं 2 मैप भी बना सकता था, परंतु याद रखिएगा बच्चे, एग्जाम में हो सकता है कि आपको एक ही मैप के साथ खेलना पड़े। दैट इज वाई मैंने पहले दोनों मैप अलग अलग बनाए, फिर यहां पर मैंने दोनों मैप साथ में बनाए, ताकि आप समझ पाए कि यदि दोनों को ही आपको एक साथ दर्शाना है, एक साथ दर्शित करना है, तो आप किस प्रकार से करेंगे। आप यहां पर देखते जाएं और इसको अपनी कॉपी में बनाने का प्रयास जरूर करें। याद रखें कि यदि इसके आपको पीडीएफ चाहिए हो, तो मैंने बताया था आपको कि आप ज्योग्राफी बाय अभिषेक कुमार टेलीग्राम चैनल से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। आप इसे डाउनलोड अवश्य कर लें और अपनी कॉपी में इसको ड्रॉ अवश्य करें। इज दैट क्लियर? तो यहां पर मैं लिख देता हूं भाई कि प्रति चक्रवात एक्चुअल में उत्तरी गोलार्ध में, नदर्न हेमिस्फीयर में क्लॉकवाइज रहते हैं, और दक्षिणी गोलार्ध में ये कैसे रहते हैं? एंटी क्लॉकवाइज। केंद्र में हाई प्रेशर जोन और साथ में बाहर लो प्रेशर जोन आपको देखने के लिए इसमें मिलता है। दक्षिण में एंटी क्लॉकवाइज, ये रहेगा यहां पर क्लॉकवाइज। इज दैट क्लियर? चलिए, तो ये था हमारा चक्रवात, ये था हमारा शीतोष्ण और उष्णकटिबंधीय चक्रवात, और साथ में हमने प्रारंभ किया था क्या? ये प्रति चक्रवात। तो प्रति चक्रवात में कुछ नहीं है, पूरी की पूरी कंडीशन विपरीत हो जाएंगी। अब याद रखें कि ये जो प्रति चक्रवात है ये एक बार में पूरे महाद्वीप में आता है, और इसको कहा जाता है एक प्रकार का क्या? एक प्रकार की वेदर कंडीशन, यानी कि जो की समानता होती है शीत ऋतु। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, मैं आपसे 2-3 प्रश्न पूछता हूं कि यूएसए में जो चक्रवातों के नाम है यह लड़कियों के नाम पर, यानी कि गर्ल्स के नाम पर क्यों रखे जाते हैं। सेकेंड बात कि भारत में अभी हाल ही में कौन सा चक्रवात आया है। ये 2 क्वेश्चंस के आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। देखता हूं मैं कि आप मुझे कितना रिस्पांस करते हैं, और यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे कमेंट जरूर करें, यानी कि अपना रिस्पांस, पॉजिटिव रिस्पांस यहां पर देकर जाएं। इसे लाइक अवश्य करें और साथ में इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करने का प्रयास करें। धन्यवाद। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।